हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। जस्ट इमेजिन करिए कि भारत को किसी जमाने में जब सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्या वो दौर रहा होगा। जस्ट इमेजिन, सोने की चिड़िया कहा गया है। आज अगर आपके पास फिंगर में एक गोल्ड की रिंग भी हो तो भी हमें लगता है कि यार मजा आ गया, क्या बात है, मैं भी सोने का मालिक हूं, मेरे पास भी सोने की एक अंगूठी है, वेरी नाइस। तो इमेजिन करिए कि आज से कई साल पहले जब भारत को यह कहा जाता था कि हम एक सोने की चिड़िया हैं, तो उस जमाने में कितना गोल्ड इंडिया के पास रहा होगा। इवन आज भी भारत की घरों में, यानी कि हमारे घरों में जितना गोल्ड है वो करीबन 23,000 टन के आसपास उसका आकलन है, उसका एस्टिमेशन है। यूएस का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उनके पास भी केवल 8,000 टन गोल्ड है, लेकिन वो उनके ट्रेजरी डिपार्टमेंट के पास है। यानी कि जैसे हमारे यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, वैसा ही यूएस के अंदर फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका है। उस फेडरल बैंक में करीबन 8,000 टन का गोल्ड रिजर्व है, वो उनकी पूरी सरकार का रिजर्व है। लेकिन भारत के घरों में ही करीबन 23,000 टन गोल्ड है। अगर सारे गोल्ड को इकट्ठा कर लिया जाए तो किसी भी सूरत में भारत को एक गरीब देश तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, यह अलग बात है कि आय के वितरण की बात करें, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वहां पर जरूर हमारी सरकारें मात खा जाती हैं। इसलिए हमारा पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय दूसरे कई देशों के प्रति व्यक्ति आय से काफी कम है। लेकिन जहां तक बात करें गोल्ड की, बात करें सोने की, तो सोने पे सुहागा लगाता हुआ नजर आ रहा है हमारा भारत पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि हमारे पास करीबन 23,000 टन का घरों में रिजर्व है। उसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अलग रिजर्व पड़ा हुआ है और सरकार के पास गोल्ड का रिजर्व अलग है। वो सारी गणना कर लें तो काफी कुछ है भारत के पास। उसके अलावा बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिसमें स्वर्ण भंडार भरे पड़े हैं। यह भी आकलन नहीं कि वो स्वर्ण कितना होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर घरों में 23,000 टन के आसपास गोल्ड है तो जो अनअकाउंटेड गोल्ड है वो कितना होगा। खैर बहरहाल, मैं आपको गोल्ड के बारे में टेक्निकलिटीज बताने के लिए आज की क्लास लेने के लिए नहीं आया हूं। मेरा नाम है हेमंत बाबेल और अनुष्का एकेडमी से मैं बिलोंग करता हूं। वन ऑफ द बेस्ट एकेडमीज इन उदयपुर, वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी फॉर आईएएस, आरएएस एंड अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स। घूम के आते हैं हम गोल्ड के ऊपर वापस। तो ये जो सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाएगा, इंडिया वॉज अ गोल्डन बर्ड, ये गोल्ड 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 के बारे में आखिर लोगों के अंदर इतनी दीवानगी क्यों है। गाइस, उसके कई सारे कारण हैं। सोना यानी कि गोल्ड एक सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो अंदाजा लगाइए कि अगर आप फिजिकल गोल्ड घर लेकर आ गए तो वो कितना जोखिम भरा हो सकता है। पहली बात तो, आपको गोल्ड प्योरिटी के साथ मिलेगा कहां। प्योरिटी का बहुत बड़ा इशू आता है। आपने गोल्ड खरीद लिया और सपोज करो आपने 1 किलो गोल्ड खरीद लिया। आपको पता है 1 किलो का भाव कितना है? करीबन 60 लाख रुपए के आसपास का भाव है 1 किलो गोल्ड का। ओके, ये मैं क्या आपको एवरेज बता रहा हूं, हालांकि उससे कम है थोड़ा, लेकिन एक एवरेज बता रहा हूं। कमीशन एंड टैक्सेस एंड और सब कुछ जोड़ जाड़ के करीबन 60 लाख रुपए के आसपास 1 किलो सोना होता है। कितना होता है 1 किलो सोना? एक ईंट मान लो आप, या एक ईंट जो होती है जो हम दीवार में लगाते हैं, उससे भी पतला और उससे भी उसका डायमेंशन थोड़ा कम होगा, उसमें 1 किलो सोना कंप्लीट हो जाता है। वो गोल्ड की बार कंप्लीट हो जाती है, वो 60 लाख रुपए की है। अब अगर आपको 1 किलो गोल्ड भी खरीदना है, अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक लैपटॉप बैग भी है, तो उसमें भी आप कम से कम 6 करोड़ का सोना इधर से उधर ले जा सकते हो। यानी कि थोड़ा सा गोल्ड भी अगर हम वॉल्यूम में रखें तो उसका मूल्यांकन काफी ज्यादा हो जाता है। तो फिजिकल गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे सो इट इज वेरी 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 रिस्की। पहली बात तो गोल्ड खरीदने की प्रॉब्लम, खरीदे कहां से, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको प्योरिटी के साथ गोल्ड मिल ही जाएगा। 24 कैरेट का गोल्ड हो सकता है आपको दिया जा रहा हो, लेकिन जब आप बाद में किसी एक्सपर्ट से जांच करवाएं तो वो 18 कैरेट का ही निकले, 14 कैरेट का ही निकले। बताऊंगा मैं आपको ये कैरेट वगैरह क्या होते हैं, गोल्ड की प्योरिटी को कैसे नापा जाता है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे, फिजिकल भौतिक रूप से अगर आप गोल्ड खरीदने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आएंगी। गोल्ड का स्टोरेज करने की समस्या आएगी, गोल्ड को बाय करने की समस्या आएगी, गोल्ड को सेल करने की समस्या आएगी। उसके अलावा टैक्सेशन की प्रॉब्लम होगी यहां पर, क्योंकि जब आप गोल्ड बाय करेंगे यू हैव टू पे जीएसटी, ऑब्वियस सी बात है। और जीएसटी कोई छोटा मोटा तो है नहीं, वो अपने आप में कंसिडरेबल अमाउंट रखता है। उसके बाद और बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है जब आप गोल्ड को फिजिकली खरीद के लेकर आते हैं। उसकी सिक्योरिटी को लेकर हमें बहुत आश्वस्त रहना पड़ता है। आपके घर में अगर 1 किलो गोल्ड पड़ा है, करीबन 60 लाख का सोना अगर आपके घर में पड़ा है, तो आप मान के चल सकते हैं कि आप घर से बाहर जाते समय आपको कितना टेंशन होगा कि मेरे घर में इतना सोना पड़ा हुआ है कि अगर एक कबूतर भी पर मारने आएगा
तो भी आप शायद सकते में आ जाएंगे कि कहीं ये भी कोई एजेंट ना हो। तो ये सोना बड़ा खतरनाक है, ये आपका सोना हराम कर सकता है, ये आपकी रातों की नींद हराम कर सकता है। तो घर में गोल्ड रखना बहुत मुश्किल है, बहुत रिस्की भी है। किसी को पता चल जाए आपके घर में इतना गोल्ड है तो इट्स वेरी रिस्की। अब आपकी जिंदगी सांसद पर पड़ सकती है, आपके बच्चे किडनैप हो सकते हैं, आपके ऊपर हमला हो सकता है, आपके घर में सिर्फ चोरी नहीं, आपके घर में डाका डाला जा सकता है। तो आप बोलोगे कि मैं इस सोने को बैंक में रख दूंगा या मैं इस सोने को किसी को गिरवी रख दूंगा। अगेन वो भी रिस्की है बैंक में रखने के लिए भी, कि बैंक वाले तो आएंगे नहीं ना आपके पास गोल्ड कलेक्ट करने के लिए। यू हैव टू मूव टुवर्ड्स देम। आपको वो सोने का बैग या वो बॉक्स जिसमें भी आपने गोल्ड रखा हुआ है, आपको बड़ी चालाकी से उसको अपने गाड़ी में रखना पड़ेगा, उसको लेकर जाना पड़ेगा। सोचिए इस टेंशन में कि आपका एक्सीडेंट हो गया और आप वहां पे कुछ हो गया आपको, तो आपका गोल्ड भी गया, आप तो गए ही गए, साथ में आपका गोल्ड भी गया। तो ये फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना गाइस, इट्स वेरी रिस्की। तो क्यों ना एक ऐसा ऑप्शन हमारे पास हो कि हम गोल्ड में निवेश भी करें और फिजिकल गोल्ड से जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं, जो दिक्कतें पेश आने वाली हैं, उनसे भी हमें छुटकारा मिल जाए। ऐसा क्या हो सकता है कि हम फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने वाली मौज मस्ती, यानी कि वो रिटर्न हमें मिल जाए, पैसा भी हमारा सुरक्षित रहे, गोल्ड भी हमारे पास इन पॉकेट ना हो, लेकिन हम गोल्ड में निवेश भी कर सकें। उसके लिए भारत सरकार ने 2015-16 के बजट के दौरान एक घोषणा करी थी और वो थे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर नाम देख पा रहे हैं, इस तरफ लिखा है नाम, दैट इज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। आइए इस स्कीम के बारे में पता करते हैं। ये स्कीम आपको ये दिशा निर्देश देगी, ये इंफॉर्मेशन देगी कि कैसे विदाउट ओनिंग, विदाउट परचेजिंग द फिजिकल गोल्ड, अभी भी आप गोल्ड में निवेश करके वो सारे लाभ अर्जित कर सकते हैं जो आप फिजिकल गोल्ड में निवेश करके अर्जित करते होते। उसके लिए सरकार ने पेश करी आपके सामने एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, जिसको हिंदी में बात करें तो वह है सार्वभौमिक स्वर्ण बॉन्ड योजना। सार्वभौमिक यानी कि सॉवरेन नाम दिया गया है इसको। भारत सरकार के द्वारा यह गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की एक स्कीम लाई है। अब देखो इसमें क्या होगा, आपको अमाउंट तो अभी भी इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्ट करना है आपको, निवेश तो आपको अमाउंट का करना पड़ेगा। सो फंड्स तो आपको चाहिए, आपके पास पैसा तो पहले से होना चाहिए। देखिए ऑब्वियस सी बात है, पैसे से पैसा बनता है दुनिया के अंदर, इसीलिए गरीब आदमी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो पहले लाख रुपए जो कमाने की तरफ बढ़ता है ना, उसका सबसे ज्यादा संघर्ष वहां होता है। उसके बाद तो 1 लाख रुपए से दूसरे 1 लाख रुपए कमाने थोड़े आसान हो जाते हैं। 10 करोड़ से 100 करोड़ बनाने आसान है, लेकिन 1 रुपए से 10,000 रुपए बनाने भी बहुत मुश्किल होते हैं। इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके पॉकेट में फंड्स हैं, आपके पास पैसा है, और अगर आपका दिमाग इस कंफ्यूजन में है कि मैं फिजिकल गोल्ड नहीं लेना चाहता, काश मुझे कोई और तरीका मिल जाए, तो यस, तो फिर ये स्कीम आपके लिए है। और एज ए स्टूडेंट अगर आप ये सुन रहे हैं तो ये टॉपिक इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसको जीडीपी के माने में भी देखा जाता है, इसको इन्फ्लेशन से कनेक्ट करके भी देखा जाता है, इसको मार्केट बोरोइंग स्कीम जो होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उससे कनेक्ट करके भी देखा जाता है। इससे हमारे इंपोर्ट्स के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहे हैं वो भी कम होते हुए नजर आते हैं या ज्यादा होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि दुनिया में भारत गोल्ड का एक दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है। पहला जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है वो है चाइना, और दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है वो है हम, यानी कि भारत। लेकिन बदकिस्मती से हम अभी इतने बड़े प्रोड्यूसर नहीं हैं गोल्ड के, सो हमें दुनिया भर से गोल्ड को इंपोर्ट करना पड़ता है। आप भी इस बात को जानते हैं, समझते हैं, एक आम आदमी भी समझता है कि अगर आप किसी चीज का इंपोर्ट यानी कि आयात ज्यादा करेंगे और अगर आपके निर्यात कम है, या यूं समझ लीजिए आयात और निर्यात में से आयात ज्यादा है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब कि यह हुआ कि हमें पेमेंट ज्यादा करना है जबकि हमें भुगतान खुद को कम मिलने वाला है। इससे हम लॉस की सिचुएशन में आते हैं। इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस भी कह सकते हैं। अगर हमारे इंपोर्ट्स बहुत बढ़ जाएं या एक्सपोर्ट्स बहुत गिर जाएं, हमें गोल्ड को इंपोर्ट करना पड़ता है। आखिर गोल्ड को इंपोर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, यह भी एक बहुत बड़ा, आखिर सोने की आवश्यकता क्या है, गोल्ड का क्या कंजम्पशन वैल्यू है, गोल्ड का क्या वैल्यूएशन है। चलो लोहे का तो वैल्यूएशन होता है कि लोहे से बहुत सारे सामान बनते हैं, जिंक से सामान बनते हैं, एल्यूमिनियम से सामान बनते हैं, और बहुत सारी चीजें, ये इंडस्ट्रियल गुड्स जो है इनसे कुछ ना कोई चीज बन रही है, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। बट वाई गोल्ड, गोल्ड इतना महत्वपूर्ण क्यों है, गोल्ड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंटरनेशनल इकोनॉमी के जो नियम बनाए गए हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स में भी और एंशिएंट इकोनॉमी में भी, गोल्ड को ही गिरवी रखकर सरकार सोने के भंडार को गिरवी रखती है रिजर्व बैंक्स के पास में, यानी कि अपने अपने फेडरल बैंक या केंद्रीय बैंक्स के पास में, और वो गोल्ड की सिक्योरिटी के ऊपर ही नई करेंसी को इश्यू करते हैं। हालांकि खाली गोल्ड ही नहीं होता उसमें, उसमें और भी चीजें होती हैं। हम अभी गोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको गोल्ड के संदर्भ में ही समझा रहा हूं। तो गोल्ड को गिरवी रखना और नए नोट इश्यू करना, दैट्स वाई
जो फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट होता है, मनी क्रिएशन इन द मार्केट होता है, उसमें भी गोल्ड एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। ठीक इसी तरह दुनिया में हम बहुत सारी चीजें वो इंपोर्ट करते हैं जो या तो हमारे देश में नहीं बनती या कॉस्ट एडवांटेज के तहत हमें कहीं और से परचेस करना पड़ता है। वहां पर भी हो सकता है आपको गोल्ड की जरूरत पड़े। जैसे कई बार क्रूड यानी कि कच्चा तेल खरीदने के लिए आपको डॉलर में भी पेमेंट करना होता है और आपको गोल्ड रिजर्व के रूप में भी पेमेंट करना होता है। क्रूड को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। ये गोल्ड तो हमारा सुनहरा गोल्ड, गोल्डन गोल्ड है ही, गोल्डन इटसेल्फ एक कलर है, उतना ही महत्वपूर्ण क्रूड भी है, कच्चा तेल भी है, इसलिए उसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। बहरहाल अभी हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, तो गोल्ड में निवेश करना इसलिए आवश्यक है किसी भी देश के लिए, क्योंकि कल को जब किसी प्रकार की कोई समस्या खड़ी हो जाए तो ये स्वर्ण भंडार हमारे काम आते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपके घर में अगर आपके पास सोना पड़ा है तो उसे गिरवी रखकर आप पैसे ला सकते हैं। कभी कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ सकती है, पैसे की कमी हो सकती है, तो अगर आपके पास गोल्ड है, चाहे वो ऑर्नामेंट के रूप में हो यानी कि आभूषणों के रूप में हो, ज्वेलरी के रूप में हो, या गोल्ड बिस्किट्स के रूप में पड़े हो, गोल्ड बार के रूप में पड़ा हो, या किसी भी प्रकार से आपके पास गोल्ड हो, तो आप उसको गिरवी रखें, हाथों हाथ पैसे ला सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एनबीएफसी इंडिया में काम कर रहे हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो गोल्ड रखते हैं, उसकी प्योरिटी को चेक करते हैं और आपको विद इन 15 टू 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, कुछ डॉक्यूमेंट्री केवाईसी करने के बाद वो आपको पैसा मुहैया करा देते हैं। तो गोल्ड एक ऐसा लिक्विड मॉडल है, एक ऐसा लिक्विड इन्वेस्टमेंट है जिसको आप तुरंत गिरवी रख के पैसा ला सकते हो। आपको याद हो तो 1991 में, 1991 में भारत के सामने बैलेंस ऑफ पेमेंट की एक जबरदस्त क्राइसिस आ गई थी। हमारे पास फॉरेन करेंसी के लाले पड़ गए थे, हमें अगले 10 दिन के लिए भी क्रूड खरीदने के लिए भी पैसा भारत के पास नहीं था। ये 1991 की बात है। तब इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात की गई थी। आपको पता है उस समय भारत ने बेल आउट कैसे किया, भारत कैसे बाहर आ सका? क्योंकि भारत के पास स्वर्ण भंडार था। उस स्वर्ण भंडार को हमने इस्तेमाल करके अपने आप को बचाया जहां तक हम बचा सकते थे। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आपके घर में स्वर्ण भंडार हो, या अगर आपके पास सोने की एक अंगूठी भी हो, उसे भी आप गिरवी रख के एक बार पैसे ला सकते हो। इसलिए किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी कंट्री के लिए उसके पास स्वर्ण भंडारों का होना बहुत आवश्यक है। लेकिन सरकार यह भी चाहती है कि घरों के अंदर बहुत ज्यादा स्वर्ण भंडार इकट्ठा ना हो, क्योंकि अगर वो स्वर्ण भंडार सरकार के पास होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके बेसिस पर मनी फ्लो को कंट्रोल कर सकता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है मार्केट के अंदर। इसलिए सरकार भी ये नहीं चाहती कि आप गोल्ड में यानी कि फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन फिर भी लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं। उन्हीं लोगों के लिए जो फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, या सरकार नहीं करने के प्रति आपको मोटिवेट कर रही है कि नहीं, सो गोल्ड के अंदर फिजिकल इन्वेस्टमेंट मत करिए, तो फिर क्या तरीका होगा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का? तो पेश है आपके सामने सार्वभौमिक स्वर्ण बॉन्ड योजना। देखिए सार्वभौमिक स्वर्ण बॉन्ड योजना जो है ना, ये 2015-16 में स्टार्ट हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके बारे में कुछ और बात करते हैं। यहां पर आपको मिलेगा, ये स्कीम है क्या? ये सोने में निवेश करने की एक सरकारी स्कीम है। जैसा कि मैंने आपको इस पॉइंट में बता रखा है, ये सोने में निवेश करने की एक सरकारी स्कीम है। कौन जारी करता है इसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के बिहाफ पर कौन इसे इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गाइस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। हम उस बैंक में अकाउंट नहीं खुलवा सकते। एक कंज्यूमर के तौर पर, एक रिटेलर के तौर पर मैं उस बैंक में अकाउंट नहीं खुलवा सकता, लेकिन जो हमारी सरकार है, हमारी राज्य सरकारें हैं, या जो दूसरे बैंक हैं, वो सब बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट खुला सकते हैं। भारत के अंदर मनी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए एकमात्र संस्थान है, और वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटरी बॉडी टू कंट्रोल द मनी फ्लो इन द इकोनॉमी। बहरहाल रिजर्व बैंक को एक जिम्मेदारी दे रखी है कि वो इस तरीके के सरकारी बॉन्ड स्कीम के तहत जारी करेगा। देखो, कहने का मतलब ये कि आप जो गोल्ड में निवेश करने जा रहे हो ना, वो इतना सुरक्षित है कि उसकी जिम्मेदारी सरकार खुद ले रही है, और आपको इश्यू करने वाला यानी कि बेचने वाला वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद है। तो सोचिए, आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक बन रहे हैं सोना खरीद के, आपको किसी स्वर्णकार के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी सुनार के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको प्योरिटी के साथ गोल्ड बेचते हैं, लेकिन फिर भी अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद आपको सोने में निवेश करने का मौका दे, तो है ना, ये सोने पे सुहागा है। वास्तव में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत यह कदम उठाया गया है। जारी कौन करता है इसे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तत्वाधान में से जारी किया जाता है। निवेश कैसे किया जाएगा, यह सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहां पर, कि निवेश कैसे किया जाएगा। फिजिकल गोल्ड तो खरीदना नहीं है यहां पर आपको। सपोज करो आपको 1 किलो गोल्ड खरीदना है, तो यहां पर आपको 1 किलो गोल्ड खरीदने के लिए मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, आप इसको डिजिटल गोल्ड के रूप में भी खरीद सकते हैं। द इंपॉर्टेंट हिट इज द डिजिटलाइजेशन ऑफ द गोल्ड। हम सिर्फ पैसों का डिजिटलाइजेशन तो देख रहे हैं,
वक्त के साथ साथ अभी रुपए का भी डिजिटल वर्जन आने वाला है, सीबीडीसी कहते हैं, किसी और लेक्चर में उसके बारे में बिल्कुल बात करेंगे हम। फिलहाल हम बात कर रहे हैं गोल्ड का भी हम डिजिटलाइजेशन करने की तरफ बढ़ रहे हैं। 2015-16 में ये स्कीम आ गई थी, 2014-15 में नई सरकार आई थी, ये सरकार भूत की तरह डिजिटलाइजेशन के पीछे पड़ गई और उसी भूत ने ये काम भी किया कि सोने में भी डिजिटल इन्वेस्टमेंट, एक स्कीम और भी होती है, वो है मोनेटाइजेशन ऑफ गोल्ड। उसके बारे में भी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं सॉवरेन बॉन्ड्स के बारे में। अगली स्लाइड पे मैं आपको लेकर आता हूं। भारत सरकार ने इन बॉन्ड्स को, जिनको एसजीबी भी कहा जाता है, यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जैसा कि मैंने बताया 2015-16 में उस बजट में इसकी घोषणा की गई थी। गाइस, बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी कोर्स के अंदर, चाहे वो आईएएस का कोर्स हो, चाहे वो आरएस का कोर्स हो। बजट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको बजट कंठस्थ होना चाहिए, बजट के ऊपर बहुत फोकस करना चाहिए। 2015-16 का जो बजट आया था, उस बजट में घोषणा की गई थी किसके बारे में? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में घोषणा की गई थी। अगली स्लाइड पे मैं आपको लेकर चलता हूं। एसजीबी वर्तमान में सोने में निवेश का सबसे लोकप्रिय तरीका है। हालांकि आप गोल्ड आज भी मार्केट से फिजिकल रूप में खरीद सकते हैं। आप गोल्ड के ऑर्नामेंट्स खरीद सकते हैं, आप गोल्ड की गिन्नी है यानी कि छोटे सिक्के खरीद सकते हैं, आप गोल्ड का बार खरीद सकते हैं। इस तरीके से गोल्ड में निवेश करने के बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी हमारे पास हैं, लेकिन उन सब में आपको फिजिकल गोल्ड खरीदना पड़ता है। यहां पर आपको डिजिटल वे में गोल्ड खरीदने का मौका मिल रहा है। इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए जब भी निवेशकों के पास पैसा हो, और अगर वो निवेश करने जा रहे हैं, अगर अपना पोर्टफोलियो बनाने जा रहे हैं, पोर्टफोलियो का मतलब एक से अधिक चीजों में निवेश करना, अगर वो गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो जब जब गोल्ड बॉन्ड स्कीम की विंडो ओपन होती है, बेसिकली ये एक क्लोज एंडेड फंड है जहां पर हर समय आप निवेश नहीं कर सकते। एक निवेश करने की तिथि होती है, एक तारीख होती है, और उस तारीख पर निवेश करने के लिए ऑप्शन ओपन होता है और क्लोज भी होता है एक तिथि पर। करीबन 7-8 दिन का होता है ये। इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा अभी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2022-23 की चौथी किस्त अभी आज शाम को 5 बजे, आज 10 तारीख है, 10 मार्च 2023, आज शाम को 5 बजे अभी वो स्कीम क्लोज हुई है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगली स्कीम जब भी ओपन हो तब आप अपने पैसे के साथ तैयार रहें इसमें निवेश करने के लिए। ये अपने आप में पूर्ण रूप में सुरक्षित है, क्योंकि भारत सरकार इसकी गारंटी लेती है, उसकी सॉवरेनिटी है। यहां पर वो गारंटेड वे में आपका पैसा वापस लौटाएंगे उस भाव से जिस भाव उस दिन सोने का जो भाव चल रहा होगा। इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आरबीआई के जरिए सरकार यहां पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेचती है। देखो, मैंने कहा था ना, अलग अलग किस्तों में अभी तक कुल मिलाकर 43,000 करोड़ रुपीस, 43,000 करोड़ रुपीस सरकार इकट्ठा कर चुकी है 62 बार ऐसा ऑप्शन देकर 2015-16 के बाद। 62 टाइम्स गवर्नमेंट ने ऑप्शन आपको दिया है। थोड़े दिन के लिए विंडो खुलती है, उसको एक ट्रेंच माना जाता है, यानी कि उसको एक किस्त माना जाएगा। जैसे अभी इस मार्च में 5 तारीख को, 5 मार्च को ओपन हुआ था ये, और 10 मार्च को भी 5 बजे बंद हुआ। तो जैसे ये एक किस्त है, इस तरीके की 62 और किस्तें जारी करके सरकार करीबन 43,000 करोड़ रुपीस, 43,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा सा फंड गवर्नमेंट ने इकट्ठा किया है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और मंसूबे तो बहुत ज्यादा है, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना है, क्योंकि 2047 तक भारत को, अभी जो बजट आया था उसके अंदर एक घोषणा की गई थी कि भारत अपने आप को एक डेवलप्ड नेशन के रूप में देखना चाहेगा 2047 तक। तो 2047 तक का जो परिप्रेक्ष्य सरकार ने बना रखा है, हालांकि वो कितना पूरा होगा कितना पूरा नहीं होगा ये एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको जानकारी जरूर दे रहा हूं कि 2047 के वर्ष को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स अभी लॉन्च करी है। तो इसको भी उसी कड़ी में देखा जाए। ये जो अमृत काल की बात सरकार ने करी है, वो गोल्ड बॉन्ड पे इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं ताकि लोगों का पैसा सरकार के पास सुरक्षित रहे। अगली स्लाइड में आते हैं। भारत में सोने की मांग थोड़ी अधिक है, मैंने आपको बताया हम सबसे बड़े कंज्यूमर है दुनिया में गोल्ड के, ओके। लेकिन सेकंड नंबर पे आते हैं। फर्स्ट जो है वो चाइना है, प्रोड्यूसर भी वो बहुत बड़ा है चाइना। तो ऐसा नहीं है कि चाइना में केवल वो चाउमीन ही खाते हैं, चाइना अपने आप में एक विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। सोने का भंडार भी उसके पास बहुत है। उसके अलावा यूएसए के पास सोने का भंडार बहुत है। हालांकि दुनिया भर में सबसे ज्यादा भंडार अगर किसी का है तो वो यूएसए का है, अलग अलग जगह। भंडारीकरण करने के बारे में बात करें तो यूएसए के पास सबसे ज्यादा सोना है, और उसी की करेंसी हॉट करेंसी के रूप में यानी कि यूएस डॉलर के रूप में अभी तो दुनिया में अधिमान्य चल रही है। दुनिया के हर देश को डॉलर का अपना एक रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करना आवश्यक है। उसके आधार पर भी एक कंट्री, एक देश अपनी डोमेस्टिक करेंसी को इश्यू करता है। जैसे भारत के पास, भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 2 तरीके का भंडार होना चाहिए, एक गोल्ड का भंडार होना चाहिए और एक फॉरेन करेंसी का भंडार होना चाहिए। इसकी एक तय लिमिट है, क्योंकि उसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, अभी गोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। उसकी एक तय लिमिट है। इतना भंडार अगर सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मुहैया कराती है तो वो नए नोट छापने के बारे में बात करता है। और नए नोट कभी छापने पड़ते हैं तो कभी मार्केट में ज्यादा नोटों का चलन हो जाता है तो उन्हें बाय बैक भी करना पड़ता है, उन्हें कॉल ऑफ भी करना पड़ता है वापस। ये भी एक स्कीम है जिससे
इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो गाइस, बताने के लिए बहुत कुछ है, हर टॉपिक बहुत सारे दूसरे टॉपिक से जुड़ता चला जाता है, लेकिन हम अभी कॉन्सेंट्रेट करते हैं हमारे इन बॉन्ड्स के ऊपर। आइए आगे बात करते हैं। इस योजना से देश के चालू खाते यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर आप ज्यादा गोल्ड करेंगे तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। देखो, करंट अकाउंट डेफिसिट का एक लाइन में मैं मीनिंग अभी फिलहाल आपको समझा रहा हूं, किसी और वीडियो में मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स भी बताऊंगा। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब केवल यह है कि जो हम दूसरे देशों के साथ ट्रेड कर रहे हैं ना, चीजें बेच रहे हैं और चीजें खरीद रहे हैं, उसका कुल बैलेंस हमारे पास कितना बच रहा है। अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा करोगे और इंपोर्ट कम करोगे तो आपके पास पैसा बचेगा, सीधी सी बात है। अगर आप सेलिंग ज्यादा कर रहे हो और आप बाइंग कम कर रहे हो तो आपके पास मार्जिन ज्यादा बचना चाहिए, ज्यादा बचेगा आपके पास। तो हमें खरीदना कम है और बेचना ज्यादा है, मतलब हमें अपने इंपोर्ट्स को कहीं ना कहीं डिक्रीज या रिड्यूस करना चाहिए और हमें हमारे एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज यानी कि बढ़ाना चाहिए। अगर हम गोल्ड का इंपोर्ट थोड़ा कम कर दें, भारत के बाहर से गोल्ड खरीदने की जरूरत ही ना पड़ेगा देश को, क्यों ना देश अपना गोल्ड के कंजम्पशन को थोड़ा कम कर दे, क्यों ना हमारे घर में जो हमारी महिलाएं हैं वो सोने के आभूषण खरीदूंगी इसकी जिद थोड़ी सी कम कर दे। सरकार चाहती है कि आप जिद थोड़ी सी कम कर दो, क्योंकि हमें गोल्ड बाहर से खरीदना पड़ता है। आप तो घर में बैठ के सोच लेते हो कि मुझे सोने के आभूषण खरीदने हैं, मुझे गोल्ड खरीदना है, लेकिन उसके लिए सरकार के पास गोल्ड होना भी तो चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट को अननेसेसरली भारत के बाहर से गोल्ड को इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर एक प्रेशर पड़ता है, हमारे ऊपर एक इंपोर्ट प्रेशर पड़ने लग जाता है। उस इंपोर्ट प्रेशर की वजह से क्या होता है, अननेसेसरली हमें डॉलर के भंडार रखने पड़ते हैं ताकि हम उनको पेमेंट कर सकें, क्योंकि गोल्ड खरीदा है तो वापस आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। आप अमेरिका से गोल्ड खरीदोगे, यू हैव टू मेक द पेमेंट टू यूएस बैक, वो बिना पेमेंट के तो आपको पैसा देंगे नहीं। कितनी अजीब बात है, हम अमेरिका से ही गोल्ड खरीदेंगे, उसी के डॉलर उसको पे करेंगे, तो हमें डॉलर की जरूरत भी पड़ रही है और गोल्ड खरीदना है क्योंकि हमें घर में चाहिए। तो बेसिकली सरकार चाहती है आप कम गोल्ड का इंपोर्ट करें ताकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर कम पड़े। अब इसी को करंट अकाउंट डेफिसिट कहा गया है कि हम ट्रेड करते समय कितना बेच रहे हैं कितना खरीद रहे हैं, तो गोल्ड हमें कम खरीदना है ऐसा सरकार मान के चलती है। इसलिए गवर्नमेंट कह रही है कि जो पैसा आपके पास पड़ा है ना, जिससे आप गोल्ड 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 करते हो पूरे दिन कि मुझे गोल्ड खरीदना है, उससे गोल्ड मत खरीदो, लेकिन आपको लाभ वही मिल जाएंगे सारे जो आप गोल्ड खरीद कर आपको मिलते। तो एक काम करो ना, गोल्ड मत खरीदो ना, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दो। ये भी तो किया जा सकता है ना, करना होगा, क्योंकि सरकार उस दिशा में आपको लेकर जा रही है और ये अच्छी बात भी है, कोई बुरी बात नहीं है। एसडीबी यानी कि वही बॉन्ड्स के बारे में बात करें, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे 2015-16 में आया था और उसके आगे की अवधि के लिए 2015-16 के बाद के लिए देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम को लोगों के लिए तो फायदेमंद है ही, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दो चीजें मेंटेन करनी होती है, इससे दो चीजें मैनेज करनी होती है। नंबर वन, मैंने ऊपर बताया आपको, चालू खाता घाटा यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट, और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है ना, वो दूसरी समस्या आती है कि हम बाजार से उधार कार्यक्रम कैसे चलाएं। आप देखो लोन लेना पड़ता है, सरकार को लोन लेना पड़ता है। आप सरकार को बहुत ज्यादा बोलेंगे ना ये डेवलपमेंट करो वो डेवलपमेंट करो, गवर्नमेंट कर देगी, लेकिन गवर्नमेंट उसके लिए दो तरीके अपनाती है, या तो आपके ऊपर टैक्स बढ़ा देगी या तो आप टैक्स पे करने के लिए तैयार हो जाएं। एक तरफ हम ये कहते हैं कि मैं टैक्स भी पे नहीं करूंगा, दूसरी तरफ अगर ये भी कहेंगे गवर्नमेंट को कि आप डेवलपमेंट क्यों नहीं करते, आप मेंटेनेंस का काम क्यों नहीं करते, हमारी रोड है रोड के ऊपर खड्डे हो गए, हालांकि वो एक अलग कहानी है, लेकिन फिर भी जैसे आप सरकार को बोलोगे ना कि रोड के ऊपर खड्डे हो गए, सरकार उस खड्डे को भरने आएगी, इससे सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता है। उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए सरकार रेवेन्यू रिसीट भी बढ़ाएगी, और रेवेन्यू रिसीट का मतलब हो गया टैक्स, तो आपके ऊपर टैक्स का बर्डन पड़ना शुरू हो जाएगा। सरकार अगर नई सड़क बना रही है उसका टोल टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। सरकार अगर नए तरीके की परियोजनाएं लेकर आ रही है, पैसा आएगा कहां से, पैसा जनता से आता है, और अगर जनता पैसा नहीं दे रही है तो फिर हमें लोन लेना पड़ता है, जिसको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग भी कहा जाता है। हमें भारत के बाहर से बाहरी ऋण लेने पड़ते हैं, एक्सटर्नल लोन उठाने पड़ते हैं। अब अगर एक्सटर्नल लोन आपको लेना है तो एक्सटर्नल लोन लेने के लिए कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा ना। अब सरकार के लेवल पे सोचो, एक छोटे लेवल पे भी अगर आपको किसी से लोन लेना होता है तो सामने वाला बिना कुछ गिरवी रखे आपको लोन देता है क्या? या तो वो कागज रखवाएगा या फिजिकल सिक्योरिटी रखवाएगा। सबसे बढ़िया फिजिकल सिक्योरिटी के रूप में होता है गोल्ड। अगर आप किसी को बोलोगे ना ये रहा सोने की अंगूठी मुझे पैसा चाहिए, वो थोड़ी बहुत जांच कर कराने के बाद आपको पैसा दे देगा, हाथों हाथ पैसा मिलता है गोल्ड के अंदर। तो इसी तरीके से सरकार को गोल्ड के रिजर्व की जरूरत होती है जब गवर्नमेंट को पैसा लेना होता है मार्केट से। इसलिए गवर्नमेंट कोशिश करती है कि लोगों के पास गोल्ड ना हो, क्योंकि लोगों के पास जो गोल्ड पड़ा है वो तो अंदर पैक हो गया ना, वो काम नहीं आ रहा है, वो मार्केट में नहीं आ पा रहा है, वो सरकार के काम नहीं आता। इसीलिए भी सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का ये इशू लेकर आती है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का ये टूल लेकर आती है, दो चीजें मेंटेन करने के लिए। एक हो गया ऊपर चालू खाता करंट अकाउंट डेफिसिट, और दूसरी चीज क्या होगी जो मैंने यहां लिखा, मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। सरकार ये दो काम करने के लिए गोल्ड के रिजर्व को मेंटेन करने की बात करती है, लेकिन सरकार ये नहीं चाहती कि पब्लिक के पास गोल्ड रहे। पब्लिक जो पैसा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करती हो वो पैसा प्लीज बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर दो। सरकार का सिर्फ इतना सा कहना होता है। अगली स्लाइड पे आते हैं, अपन देखते हैं क्या कुछ अगली स्लाइड में। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम 2022-23 की बात कर रहा हूं। अभी होली के ऊपर गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा गोल्डन रंग फेंका है लोगों के ऊपर। असली होली तो सरकार ने मनाई है,
और अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया होता तो असली होली मनाने का मजा ही अलग होता। 5 तारीख को ये 6 तारीख को ये चौथी सीरीज जारी की गई। 5 तारीख की इवनिंग का भाव लेकर सोने का 5 तारीख को जो भी भाव था उसके आधार पर 6 मार्च 2023 को ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2022-23 ओपन हुई थी। और कमाल की बात यह है कि अभी जब मैं लेक्चर ले रहा हूं, यहां पर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब शाम के 5 बज चुके हैं, ऑलरेडी 6 बजने वाले घड़ी। और आज 10 तारीख तीसरा महीना 2023 शाम 5 बजे तक इसमें निवेश करने का मौका था। अब आप सोचोगे जब निवेश करने का मौका चलेगा तो अब क्यों बता रहे हो? आखिरी मौका नहीं है निवेश करने का। मैंने बताया ना आपको 62 बार ऐसा हो चुका है, एक बार ये और हुआ है, कुछ समय बाद एक और स्कीम आएगी। सरकार को लगातार चाहिए। अभी तो सिर्फ 43,000 रुपए इकट्ठे हुए हैं। सरकार को तो कम से कम 300 टन गोल्ड के बराबर का पैसा इकट्ठा करना है। अभी 300 टन गोल्ड के हिसाब से आप भाव खुद बिठा सकते हो। अगर 1 ग्राम सोने की कीमत करीबन 5600 रुपए है आज की तारीख में 1 ग्राम, तो आप अंदाजा लगा लो 300 टन का कितना होगा। कमेंट में नीचे कमेंट में बताइए मुझे कि 300 टन के हिसाब से कुल मिलाकर अमाउंट कितना बनता है गोल्ड का, अगर 5,600 रुपए प्रति ग्राम का भाव हो तो। कमेंट में बताइए मुझे, देखते हैं कौन सही आकलन लगाता है। इसी के साथ रोज ये भी देखिए कि गोल्ड का भाव सराफा बाजार में यानी कि बुलियन मार्केट में क्या चल रहा है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बुलियन मार्केट। बुलियन मार्केट आपको बताता है कि चांदी, सोना, इस तरह के जो प्रेशियस मेटल्स है ना, इनका भाव डेली बेसिस के ऊपर क्या चल रहा है। यह भी ध्यान रखना, सोने के भाव अलग अलग सिटीज में अलग अलग हो सकते हैं। आपके लोकल सराफा बाजार में भाव अलग हो सकता है, आपकी कैपिटल जो है राज्य की, वहां भाव अलग हो सकता है। जैसे मैं राजस्थान का हूं, हमारे उदयपुर का भाव अलग है, हमारे जयपुर का भाव अलग है। उदयपुर में भी अलग अलग गोल्ड के अलग अलग भाव है, गोल्ड में भी अलग अलग किस्म होती है। खैर इसके बारे में हम सब बाद में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। बताने को इतना कुछ है कि बीच बीच में बहुत कुछ मुझे याद आता, तो मैं चाहता हूं मैं आपके साथ शेयर करूं। देखो, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इज द न्यू करेंसी, ध्यान रखना आप इस बात को। तो आज ये बंद हो गया। इस बार सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए 5,611 रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से भाव तय किया है। आप भाव देख लीजिए, 5,611 रुपए भाव लिखा हुआ है यहां पर, 5,611 रुपीज, 5,611 रुपए के हिसाब से 1 ग्राम का, उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने यहां पर गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रखा है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करके या आप ऑनलाइन इन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो गाइस, तो आपको 50 रुपए का बेनिफिट भी मिलेगा। 50 रुपीज का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। मूल भाव क्या था? 5,611 रुपए प्रति ग्राम। लेकिन अगर आप ये गोल्ड बॉन्ड ऑनलाइन जाके परचेस करते हो तो 50 रुपया प्रति ग्राम का फायदा तो आपको यही होने लग गया। मतलब अभी निवेश किया भी नहीं और उसके पहले आपको फायदा होना चालू हो गया। अभी तो बच्चा पैदा हुआ भी नहीं और मुंडन की बात हमने चालू कर दी। तो देखते कुल मिलाकर भाव क्या हो जाता अगर 50 रुपए कम कर दे तो। ऑनलाइन अप्लाई करने पर 50 रुपए का आपको डिस्काउंट मिलेगा। 1 ग्राम सोना अब आपको 5,561 रुपए का पड़ेगा। जो पहले भाव था उसमें से 50 रुपए कम कर दीजिए, तो 5,561 रुपए के हिसाब से अगर आप 10 ग्राम सोना खरीदते हो, यानी कि 1 तोला, 10 ग्राम का मतलब कितना हो गया? 1 तोला। तो 1 तोला सोने का जो भाव सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के लिए रखा गया है, दैट इज अराउंड 55,610 रुपीज। ये भाव कब का है? ये 5 तारीख के भाव के हिसाब से कैलकुलेशन की गई, 5 मार्च 2023। हो सकता है अभी आप गूगल करके भाव देखेंगे या अपने सराफा बाजार में फोन करके पूछेंगे गोल्ड का भाव, तो वो इससे थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं आती, लेकिन थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी रहती है। डेली बेसिस के ऊपर क्या, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग से लेकर क्या, हर 5-7 मिनट में गोल्ड के भाव चेंज होते रहते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़े पैमाने पर गोल्ड के भाव में तुरंत बदलाव नहीं आता। बहरहाल यहां पे सरकार ने इश्यू प्राइस रख रखी है, दिस इज योर इश्यू प्राइस 5561 रुपीज। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में 1 ग्राम गोल्ड खरीदना हो, यानी कि 1 ग्राम के गोल्ड के बराबर आपको बॉन्ड्स खरीदने हो, तो आपको 5,561 रुपए का निवेश करना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑफलाइन करने में काफी सारे झंझट होते हैं। ऑफलाइन करने में आपको देखना पड़ता है कहां जाके खरीदना है। आरबीआई ने उसकी लिस्ट जारी कर रखी है। जैसे आप बैंक से खरीद सकते हो, एनबीएफसी से खरीद सकते हो, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड से खरीद सकते हो। यहां से जाके आप खरीद तो सकते हो, लेकिन गाइस ऑनलाइन का जमाना है, तो अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हो तो 50 रुपए का बेनिफिट तो आपको तुरंत उसी वक्त इंस्टेंट मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। तो वही बात मैंने बताई, अभी इन्होंने बता दिया, मैंने कैलकुलेशन करी, तो 56,103 रुपए के अंदर आप गोल्ड ऑनलाइन खरीद सकते हैं। 10 ग्राम का अगर आपको खरीदना है तो ऑनलाइन खरीदोगे तो 1 ग्राम का भाव मैंने आपको बताया, उसके हिसाब से 10 ग्राम का भाव अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन, ये सवाल भी उठता है ना हमारे दिमाग में कि भारत का गोल्ड मार्केट कौन गवर्न करता है, कौन रेगुलेट करता है? तो गाइस उसके लिए भी एक संस्थान बनी हुई है। उस संस्थान का नाम है आईबीजेए, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन। अब इसमें यह शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। बुलियन क्या होता है?
बुलियन का मतलब होता है स्वर्ण, बुलियन का मतलब होता है चांदी, इस तरीके के प्रेशियस मेटल्स को बुलियन कहा जाता है। ठीक है, तो आईबीजेए के तत्वाधान में उनके द्वारा ये सब कुछ मैनेज किया जा रहा है। भारत सरकार ये लेकर आई स्कीम, आरबीआई इशू कर रही है, और कौन गोल्ड के भाव तय करता है देश में, कौन गोल्ड मार्केट को रेगुलेट करता है गाइस, वो है आईबीजेए। इस वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में शनिवार यानी कि वही 5 तारीख को 5 मार्च को 24 कैरेट सोना 56,103 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। आप बात को समझना, 56,103 रुपए ये सराफा बाजार की प्राइस थी, जबकि हम यहां बात करें अगर 56,103 रुपए, जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया, तो 56,103 रुपीज के आसपास उस पर्टिकुलर डे पर सराफा बाजार के अंदर भाव चल रहा था ऑन एन एवरेज गोल्ड का। देखो हो सकता है कि आपकी सिटी में भाव अलग चल रहा हो, जैसा मैंने पहले बताया, ये आईबीजे की वेबसाइट के हिसाब से भाव चल रहा है, यानी कि 1 ग्राम सोने का भाव करीबन 5610 रुपए के आसपास बैठता है। अगले पॉइंट पे आते हैं, आरबीआई इशू सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, मैंने आपको पहले इसके बारे में जिक्र कर दिया। आरबीआई सरकारी बॉन्ड होता है जिसे आरबीआई घोषित करती है, आरबीआई जारी करती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको गोल्ड बॉन्ड खरीदने हैं तो उसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, जिसके तहत हम शेयर मार्केट में जाकर शेयर्स भी खरीदते हैं। सो दैट काइंड ऑफ डीमैट अकाउंट इज रिक्वायर्ड। जैसे बैंक की पासबुक में यह पता चलता है या बैंक स्टेटमेंट से यह पता चलता है कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, विड्रॉल एंड डिपॉजिट्स मालूम चलते हैं, उसी तरह डीमैट अकाउंट के जरिए, इसमें मैंने कहा यहां लिखा है, डीमैट अकाउंट के जरिए यह पता चलता है कितने बॉन्ड्स आपने खरीदे और कितने बॉन्ड्स आपने बेचे। तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना जरूरी है। उसके बाद इन बॉन्ड्स का वजन सोने के वजन के बराबर होगा। कैसे समझना इस बात को अच्छे से, यदि बॉन्ड 5 ग्राम सोने का है तो 5 ग्राम सोने की जितनी ही कीमत होगी उस बॉन्ड की, आप ये बोलोगे मुझे 5 ग्राम सोने के बराबर का बॉन्ड खरीदना है, तो 5 ग्राम सोना जो मार्केट में आप जाकर खरीदते वही भाव होगा। इसीलिए 5 तारीख का भाव ऑलरेडी घोषित कर रखा है सॉवरेन बॉन्ड्स खरीदने के लिए। इसे खरीदने के लिए सेबी के अधिकृत ब्रोकर के पास आपको जाना पड़ेगा। अब इसमें एक और कीवर्ड आ गया, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के बारे में एक अलग से डिस्कशन करेंगे अपन। सेबी के द्वारा अधिकृत जो ब्रोकर होते हैं, जैसे बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो भी सेबी के द्वारा अधिकृत है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाकर आप चाहें तो ऑफलाइन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं एनएससी की वेबसाइट के ऊपर जाकर। आगे बढ़ते हैं, बॉन्ड को वापस अब आज आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया यार, तो आपको वापस पैसा भी तो चाहिए कि एक समय बाद। हालांकि ये बॉन्ड स्कीम जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें भी एक टाइम पीरियड दे रखा है आपको, मिनिमम 8 वर्ष तक आपको इसमें इन्वेस्ट रहना पड़ेगा। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि 8 वर्ष के पहले आप पैसा निकाल नहीं सकते, आप 5 वर्ष में भी अपना निवेशित अमाउंट वापस निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा गाइस, अगर आप 8 वर्ष तक रुके रहते हो तो सोने के इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो भी लाभ आपको होने वाला है ना, ब्याज के अतिरिक्त ब्याज भी मिलेगा। यहां पर एक और चीज 2.5% का बताऊंगा क्या चीज है वो। अगर सोने का जो मूल भाव है जिस पे आपने निवेश किया, अगर उसमें बढ़ोतरी होती है, इसका मतलब वो आपका गेन हुआ ना, मतलब उस पर इनकम टैक्स लगेगा ना, मतलब उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा ना। याद रखना, कैपिटल गेन टैक्स लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों होते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा यहां पर अगर आपने 8 वर्ष पूर्व अपना पैसा वापस निकाला। देखो 5 वर्ष तक तो आपको पैसा रखना ही है, क्या बोला मैंने, 5 इयर्स तक। तो 5 वर्ष के बाद अपना पैसा निकाल सकते हो, लेकिन फिर उस पर टैक्स लगेगा। तो 8 वर्ष तक रुक जाओ। अगर 8 वर्ष के बाद आप पैसा निकालोगे तो जो भी आपको कैपिटल गेन हुआ ना, जैसे आपने 5600 रुपए पे सोना खरीदा और 8,000 रुपए सोना चला गया, देखो गोल्ड का भाव बढ़ सकता है इतना, तो ये बीच में जो गेन हुआ ना, इसके ऊपर आपको 20% का टैक्स देना पड़ता, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और फिर सरचार्ज वगैरह अलग होते हैं। 8 साल रुकना पड़ेगा यहां पर, तो आपको टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा, सारा का सारा अमाउंट वाइट का। ओके, उसके बारे में भी इसी स्लाइड में अपन आगे बात करेंगे। बॉन्ड को वापस बेचा जा सकता है क्योंकि आपको वापस अपने पैसे की जरूरत तो पड़ेगी। याद रखना, जब भी आप गोल्ड बॉन्ड को बेचोगे, अभी तो आपने गोल्ड बॉन्ड खरीदने की बात करी मैंने, जो भाव मैंने बताया था उस पर तो आप निवेश कर रहे हो। अब वापस आपको अपना पैसा चाहिएगा तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वापस अपने गोल्ड बॉन्ड्स को सेल आउट करेंगे। तो गोल्ड बॉन्ड को सेल आउट करके वापस आपको पैसा मिल जाएगा। फिर आप ये ऑप्शन नहीं है आपके पास कि उस समय हमें गोल्ड देना उसके बराबर का, आपको पैसा दे दिया जाएगा, आप मार्केट से जाके मार्केट भाव पे गोल्ड खरीद लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। नो वरीज अबाउट द प्योरिटी एंड सेफ्टी। ये मैं आपको इस लेक्चर की शुरुआत में बता चुका हूं कि किसी प्रकार की शुद्धता को लेकर तो हमें कोई यहां पर झंझट ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों? अरे शुद्धता की टेस्टिंग तो तब करनी जब फिजिकल गोल्ड हाथ में होता। अरे यहां फिजिकल गोल्ड का कोई टेंशन ही नहीं है, 100% शुद्ध ही है वो, क्योंकि भारत सरकार जिम्मेदारी ले रही है। यूं समझ लो कि आपके ब्याह पर आपके पैसे को भारत सरकार सोने में निवेश कर रही है। अब भारत सरकार की जिम्मेदारी,
आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करे उस पैसे का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाने। आप ये मान के चलो कि आपका पैसा सोने में ऑलरेडी निवेशित हो चुका, तो यहां पर शुद्धता की कोई चिंता नहीं। जब भी आपको बेचना है स्टॉक एक्सचेंज में शेयर बेचते ना, वैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जाके आप बेच सकते हो। बॉन्ड की कीमत जो भी उस समय चल रही होगी, बॉन्ड की कीमत कौन तय करता है? ये लो, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन, इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 24 कैरेट को सबसे शुद्ध सोना माना जाता है। उसके बाद 24 कैरेट के नीचे 22 कैरेट का सोना भी होता है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा मिलावट की जाती है, उसमें मिलावट की जाती है। वो मिलावट करने के बाद 22 कैरेट का बनता है, ठीक है। उसमें जिंक और सिल्वर और ऐसा कुछ मिलावट की जाती है, उसके बाद वो 22 कैरेट का बनता है। ऐसे करते करते कैरेट कम होता जाएगा, शुद्धता कम होती जाएगी। तो एक हॉलमार्क का सिस्टम भी है। अगला वीडियो उसी के ऊपर मिलेगा आपको कि बिना हॉलमार्क के अब कोई सुनार भी आपको सोना बेच नहीं सकता। क्या होगा वो अगले वीडियो में अपन देखेंगे। तो यहां पर फिलहाल बात करते हैं, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड की कीमत होती है, वहां जाके आप खरीद लो, वहां जाके आप बेच दो, आसानी से किया जा सकता है। अब एक बात और बताता हूं, आज तो 10 तारीख के क्लोज हो गया ये इशू, अभी भी आपको चाहिए बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना है। अब आपको क्या करना होगा, सीधा स्टॉक मार्केट जिसमें जैसे शेयर खरीदते हैं ना, उसी तरीके से आपको बुलियन मार्केट से डायरेक्ट ये बॉन्ड्स खरीदने को मिल सकते हैं। वो एक डिफरेंट टॉपिक है, वो कैसे खरीदेंगे क्या करेंगे वो अलग बात है, लेकिन निवेश तो आप आज भी कर सकते हो। बस अब सीधा आरबीआई से नहीं खरीदोगे, अब जाकर आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से ये वाले बॉन्ड्स खरीदोगे। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही डीमेट के रूप में इसको रखा जा सकता है। सुरक्षित घर में कहां रखते? घर में लॉकर में रखना पड़ता, अलमीरा में रखना पड़ता। अरे किसी को तो पता है ना कि वहां पड़ा हुआ है, आपको नहीं पता, लेकिन लोगों को आपको तो पता ही है, और आप चाहते हो किसी और को नहीं पता। अरे किसी को तो मालूम है ना कि आपने गोल्ड खरीदा है, कहीं से तो सोना लाए, तो कोई तो जानता है ना आपके पास गोल्ड है। ये डीमेट फॉर्मेट में गोल्ड आ गया, कोई टेंशन नहीं, किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं, मानसिक तौर पर आप प्रताड़ित नहीं होगे कि घर में गोल्ड पड़ा हुआ है और मैं सोने के चक्कर में मैं सोना भूल गया। कई बार आपको ऐसा लग सकता है, होता है गाइस, इन्वेस्टमेंट बड़े कर रखे होते हैं ना, तो बाल जल्दी उड़ जाते हैं। तो इस हिसाब से मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ ही नहीं कहीं पर। खैर आगे बढ़ते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की एक और खूबसूरत बात क्या है, बॉन्ड में निवेश तो आप कर ही रहे हो, यूं आप गोल्ड में निवेश कर रहे होते फिजिकल गोल्ड में, तो कोई ब्याज देता क्या? यहां आपको 2.5% का ब्याज भी मिलेगा। साल में 2 बार ब्याज की किस्त दी जाती है आपको यहां पर, तो ब्याज भी मिल रहा है 2.5% का। हाँ, लेकिन ये टैक्सेबल होगा, इस पर टैक्स लगेगा। तो गोल्ड का जो भाव बढ़ रहा है, 8 साल रुक गए, उस बढ़े हुए भाव पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, ये ब्याज का जो 2.5% आपको दिया जा रहा है ना हर 6 महीने में, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। आप इनकम टैक्स के एक स्लैब में आते हो, उस पर डिपेंड करेगा कि आपके ऊपर कितना टैक्स लगाया जाए। अगली स्लाइड पे आते हैं गाइस, हम लोग देखते हैं अधिकतम कितना 4 किलो सोने में निवेश कर सकते हो आपके और मेरे जैसे इंडिविजुअल्स। लेकिन अगर आप एक ट्रस्ट के रूप में काम कर रहे हैं ना, तो केवल 4 किलो नहीं, आपके लिए यहां पर 20 किलो की अधिकतम सीमा है। अगर ट्रस्ट के रूप में आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो गाइस 1 ग्राम से लेकर 4 किलो तक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर। और अगर आप एक ट्रस्ट हैं तो आप 20 किलोग्राम तक भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टिल 20 किलोग्राम यू कैन इन्वेस्ट द फंड्स। अगले पॉइंट पे आते हैं, टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। 8 वर्ष के पहले अगर पैसा निकाला तो यू हैव टू पे द टैक्स एज वेल, और वो टैक्स भारी पड़ेगा दोस्तों जेब के ऊपर। 20.8% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, करीबन 1/5। अगर 20% निकाले तो करीबन 1/5 हो जाता है। 1/5 से भी ज्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सरकार चाहती है 8 वर्ष तक आप इन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करके आराम से चैन की नींद घर पे सो। वो आप नहीं सो पाते, सोना दूबर हो जाता अगर सोना खरीदा होता फिजिकल फॉर्मेट में। तो 8 साल तक चैन की नींद सो, 8 साल बाद आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। और बीच में आपको चाहिए तो 5 साल रुके रहो, 5 साल बाद पैसा मिल जाएगा। उसके पहले भी पैसा निकाला जा सकता है, ये भी बता देता हूं मैं आपको, कैसे समझाता हूं मैं आपको। आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर हम खात्मे की तरफ, खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। 8 साल की मैच्योरिटी पीरियड होती है, 5 साल बाद आप पैसा निकाल सकते हैं। 8 साल के पहले पैसा चाहिए ना, तो तैयार है ना, 20.80% आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा उसके ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये बता दिया मैंने आपको, 8 साल वाली बात मैंने आपको बता दी है। आसान है खरीदना, बहुत आसान है खरीदना, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों खरीद सकते हो आप। अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हो, ऑनलाइन खरीद लो, 50 रुपए का डिस्काउंट अलग बताया था मैंने आपको। आप चाहे ऑफलाइन खरीदना जा सकते हो, अधिकृत डीलर्स बना रखे हैं सेबी ने, वहां जाकर आप खरीद सकते हो। जैसे बैंक्स, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एसबीआई चले जाओ, कैनरा बैंक चले जाओ, बड़े बैंक चले जाओ, वो आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फॉर्म भरवाएंगे। फॉर्म भर के दे देना, पैसा दे देना, पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा। इधर पैसा आपके अकाउंट से कटा और उधर कुछ प्रक्रिया होने के बाद आपके डीमेट अकाउंट में आपके बॉन्ड्स आपको नजर आने लगेंगे। कितना तुरंत इन्वेस्टमेंट होता है, एंड सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है यहां पे। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको खत्म करते हैं अब। तो आप एनएससी की उपलब्ध गोल्ड बॉन्ड के यूनिट खरीद सकते हैं वहां पे जाके, आसान है। डीमेट अकाउंट खुलवा लेना, 2 अकाउंट चाहिए, बैंक अकाउंट सबके पास होता है, नहीं होता खुलवा लो।
दूसरा क्या, डीमैट अकाउंट नहीं है, खुलवा लो, आराम से खुलता है, किसी भी ब्रोकर के पास जाकर, किसी भी बैंक के पास जाकर डीमैट अकाउंट खुलवा लो। हाँ, एएमसी देने पड़ेंगे, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस बहुत कम, 300 400 500 रुपए, कई जगह तो होते भी नहीं है। ओके, तो थोड़ी सी उनके साथ बैठकर बार्गेनिंग कर लेना। दुनिया में हर चीज नेगोशिएट की जा सकती है, हर चीज बार्गेन की जा सकती है। आप 2000 करोड़ का कोई चीज खरीदो, या 200 रुपए की, या 20 रुपए की, 2 रुपए की, बार्गेनिंग हर जगह की जा सकती है, नेगोशिएशन हर जगह किया जा सकता है। बैंक में डीमैट अकाउंट खुलवाने जाओगे, स्टॉक ब्रोकर के यहाँ डीमैट अकाउंट खुलवा के जाओगे, कहीं पर भी जो अधिकृत है सेबी की तरफ से, वहां जाकर आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए, मैंने इसको बता दिया आपको, 2.5% का आपको ब्याज मिलता है, कैपिटल गेन टैक्स पे करने की झंझट नहीं, यहां पर 8 साल के अंदर, 8 साल तक कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं, 2.5% का ब्याज अलग, ये सेफ्टी है। क्या लिखा हुआ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने के फायदे बता चुका, पूरी स्लाइड में मैंने आपको 5-7 बार ये बात बता दी। फिर एक बार देख लो खाली, एक तो फिजिकल गोल्ड खरीदते समय जो प्रॉब्लम्स है उनसे निजात मिल जाती है। यहां पर आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आसानी से स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हो, कभी भी यूनिट्स बेचनी है बेच दो, यूनिट्स खरीदनी है खरीद लो, आसान है, बहुत आसान है। और फिजिकल सिक्योरिटी की टेंशन नहीं, इसमें किसी प्रकार का जीएसटी भी नहीं लगता बेचते समय। यूं अगर आप बेचने या खरीदने जाओगे ना गोल्ड को मार्केट में, आपके ऊपर जीएसटी की लाइबिलिटी लगेगी। जीएसटी हैवी पड़ता है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, भले दिखने में लगता है क्या है जीएसटी, लेकिन जीएसटी लगता है, हर एक चीज के ऊपर जीएसटी लगता है भारत के अंदर। इनडायरेक्ट टैक्सेशन का सबसे बड़ा पार्ट ही जीएसटी है। ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम में भी नहीं चलता, रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम पे चलता है। कहने का मतलब ये, सबके लिए रेट समान, पार्ले जी का बिस्किट आप खरीदो मैं खरीदूं कोई भी खरीदे, सबके लिए पार्ले जी के बिस्किट पे रेट ऑफ टैक्स जीएसटी का सेम लगता है। इसको रिग्रेसिव टैक्सेशन कहा जाता है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, आपकी आय के हिसाब से स्लैब बनता है, आय कम है तो टैक्स नहीं, और आय ज्यादा है तो उस हिसाब से टैक्स बढ़ता चला जाएगा। तो जीएसटी से भी बच जाओगे, वो भी पे नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो जीएसटी भी काफी भारी पड़ता है। कितनी सारी चीजों से बच गए, जीएसटी से बच गए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से बच गए, चोरी होने से बच गए, जान खतरे में पड़ जाती है उससे बच गए, और बहुत सारी चिंताओं से मुक्त हो गए। सोना घर में पड़ा है, उसके चक्कर में 4 बेटे अगर हैं मां बाप के, तो वो चारों की नजर भी उस सोने पे गड़ी रहती है, ये भी एक टेंशन होता है, ये भी बहुत बड़ा कारण है। ऐसे करते करते बहुत सारी समस्याएं हैं। जब आप फिजिकल गोल्ड में डील करने के लिए जाते हो तो उससे बेटर है कि अपन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद ले, वो ज्यादा बेहतर। यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट ऑफलाइन, बता दिया मैंने आपको, आप ऑफलाइन भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑफलाइन कैसे इन्वेस्ट करोगे, बैंक की शाखाओं पे चले जाओ, बैंक की शाखाओं पे चले जाओ, ब्रांच पे जाओ, हेड ऑफिस में चले जाओ, वहां जाके बोलो कि मुझे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, वो आपको पूरी स्कीम समझाएंगे जो मैंने बताया आपको। वो थोड़ा और अच्छे से उसको समझाएं, क्योंकि उनका वो काम है, मुझे आपको 1 घंटे में समझाना है, वो आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब दे देंगे। तो डिटेल में आप उसके डॉक्यूमेंट्स पढ़ना, नहीं तो आपको नेट पे भी डिटेल में इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स अलग से मिल जाएंगे, वो पढ़ना, उसमें आप पाओगे बैंक की शाखाओं पर। आपके आसपास पोस्ट ऑफिस है, आप गांव के बंदे हो, बैंक की शाखा नहीं वहां पर, पोस्ट ऑफिस की शाखा तो होती है, वहां जाकर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और एक चीज, एक कंपनी का नाम बता रहा हूं, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SHCIL, इसके जरिए भी निवेश किया जा सकता है। इसके बारे में एक सेपरेट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि अब ये क्या भला है, ढेर सारी चीजों के बीच में ये और क्या आ गया, बहुत मजेदार चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला भी। वो वीडियो मेरा मिस मत करिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा वक्त के साथ साथ। निवेशकों को एक आवेदन फॉर्म भरना होता है, डीमैट अकाउंट में गोल्ड बॉन्ड्स आ गए और आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकलकर उसके सरकार के पास चला गया। जब कभी आपको वापस आपके पैसे की जरूरत पड़ेगी, डीमैट अकाउंट में से इस बार गोल्ड बॉन्ड्स हट जाएंगे, आप बेच चुके हो, और आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट में पैसा भी आ जाएगा। तो निवेश करने के लिए एक चीज और चाहिए, पैन कार्ड, यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड, ठीक है। वो अमूमन हम सबके पास होता है, नहीं है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर दो, कार्ड बन जाएगा आपका। नहीं तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास चले जाओ, नहीं तो किसी टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के पास चले जाओ, आराम से आप जाकर अपना पैन कार्ड बनवा सकते हो। डीमैट अकाउंट खुलवा लो, पैन कार्ड बनवा लो, बैंक अकाउंट खुलवा लो, पैसा इकट्ठा कर लो, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दो, फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की झंझट से मुक्ति। अगले पॉइंट पे आते हैं, तो कोई पॉइंट ही नहीं है। तो गाइस, बहुत अच्छा लगा मुझे ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करते हुए, और मैं उम्मीद करता हूं हम दोबारा बहुत जल्दी मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा और अपने जीवन को स्वर्णिम बनाने की कोशिश करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।